Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 2 history class 7. इसमें हमने कई तरीके की चीजें पहले स्टडी कर ली और हमने जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने चोला किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा था। तो इस पार्ट 3 में हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कि सबसे पहले तो चोला किंग जो है वो उरैयूर तमिलनाडु में रूल किया करते थे। चलिए मान लिया, और क्या चलाते थे, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाते थे। ठीक है, चला ली वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया किसमें, सेवरल मंडलम्स में। कई तरीके के मंडलम्स, राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेवरल मंडलम्स जो इनमें डिवाइड किया, कई तरीके के मंडलम्स। अब इनको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो थे वाला नाडु और एक है नाडु। अब नाडु क्या है भाई, नाडु है कई तरीके के विलेज, गांव को एक कर दिया, एक कोई ग्रुप बना दिया, इसे नाडु के दिए। अब इस तरीके के कई विलेजेस का ग्रुप, नाडु कई तरीके के हो सकते हैं और कई सारे हो सकते हैं। तो उन सारे नाडुओं को मिलाकर हमने क्या बोला कि सारे नाडु मिलकर बन गए हमारे वाला नाडु। तो नाडुओं से मिलकर बने वाला नाडु। तो इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। अब ये विलेजेस का ग्रुप तो था नाडु, बट हर विलेज जो है ना, जितने भी विलेज थे हमारे, उन सब विलेजेस का मैंने आपको बता दिया था कि एक तो उर होता है और एक सभा होती है, असेंबलीज होती है इनकी। जैसे हमारी असेंबली है ना, हमारा पार्लियामेंट है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसी तरीके से इनका भी हुआ करता था हर एक गांव का। क्या एक तो उर होता था और एक सभा होती थी। जैसे हमारे दो हाउस है पार्लियामेंट के, उसी तरीके से विलेज के भी दो चीजें हुआ करती थी। अब ये उर जो है मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, ये कंप्राइज करता सब लोगों को विलेज के जो ओन करते थे कुछ ना कुछ लैंड। जो बंदे कुछ लैंड ओन किया करते थे उनका ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। तो जो ओन करते थे लैंड उनका ग्रुप अपने यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे देखिए। और सभा में कौन होता था भाई, भाई सभा में होते थे कौन, ब्राह्मण। सभा में ब्राह्मण हुआ करते थे जो विलेज के थे। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का हुआ करता है। यहाँ तक तो हमारा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से शुरू करते हैं। Inscriptions have been found from उतारा मेरुस। कौन, उतारा मेरुस नाम का कोई जगह है वहां पे, और चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। अब चूंकि तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में होगा, तमिल लैंग्वेज में है, तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही है वर्ड्स में, कम्युनिकेशन में, बट यू कैन अंडरस्टैंड। उतारा मेरुस और चिंगलेपुत, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले। अब इंस्क्रिप्शन किसके मिलेंगे, राजाओं के तो मिलेंगे, प्रजा के तो मिलेंगे नहीं। तो ये सजेस्ट करता है तमिलनाडु में, क्योंकि चोला की बात करें, चोला तमिलनाडु में तो था, तमिलनाडु के यहाँ पे सिटी। दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द विलेज काउंसिल। अब ये जो दो चीजें बताई ना मैंने, ये चूज करते थे, ये सजेस्ट करते थे, ये जो दो डिस्ट्रिक्ट बताया ना, ये खुद चूज करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को विलेज काउंसिल के लिए। विलेज काउंसिल क्या होगी, वही सभा। तो विलेज काउंसिल के लिए चूज करते थे खुद, किनको, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। चलिए अच्छा है, लोग खुद चूज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 यार्ड। अब ये जो विलेज है ये भी 30 वार्ड में बटा हुआ था। आप सब जानते हैं ना, आज के समय क्या बोलते हैं, वार्ड परिषद। तो वहां पे भी इस तरीके के वार्ड्स हुआ करते थे। विलेज में भी कई तरीके के एरियाज थे, उनको वार्ड्स कहते थे, और 30 वार्ड्स में डिवाइडेड थे एक विलेज। अब फ्रॉम ईच वार्ड, हर एक वार्ड, हर एक एरिया से, पीपल हैड टू राइट द नेम्स ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर कमिटी वर्क ऑन अ लीव। तो लोग सेलेक्ट करते थे भाई। अब देखिए, लोग सेलेक्ट करते थे, इससे क्या पता लगता है कि चोला में थोड़ी बहुत जो गांव में डेमोक्रेसी तो देखने को मिल रही है भाई, कि भाई लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से एलिजिबल कैंडिडेट्स को। बट कैंडिडेट सेलेक्टेड है, उनको वोट देना है। अभी भी कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं होते हमारी डेमोक्रेसी में भी, उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था। बट वो लिखते कब से, वो पाम लीफ पे लिखा करते। आप सबने एक मूवी देखी होगी मोहब्बत, उसमें
आप सबने देखा होगा पाम लीफ में वो खत बेचते थे, तो पाम लीफ की बात वहीं से ही हम सोच के कर सकते कि वैसा ही यहाँ पे होता था। अब ऑल दिस टिकट्स ऑफ पाम लीफ वर देन पुट इनटू अ पॉट। उन सबको किस में रख दिया जाता था? उन सबको एक पॉट में रख दिया जाता था, ठीक है। उन सबको किस में? एक पॉट में रख दिया जाता था। चलिए रख दिया पॉट में, आगे क्या हो गया? आगे ये हुआ कि देन अ यंग बॉय वुड बी आस्क्ड टू टेक आउट टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमिटी। जितने भी ये पाम लीफ के टिकट है, सबसे पहले तो नाम वाम लिख दिया, ये सब राइट कर दिया, लोगों ने लिख दिया। अब उन सारे पाम टिकट्स को एक पॉट में रख देते थे। फिर एक यंग लड़के से बोला जाता था कि भाई आप निकालो टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमिटी, हर कमेटी के लिए टिकट निकालो, कोई एक लड़के से बोल दिए थे। अब दीज कमिटीज look after various affairs of the village such as measuring the land under cultivation। तो डेमोक्रेसी के साथ लोगों को इलेक्ट करा गया कमिटीज में काम करने के लिए, और इन कमिटीज का काम देखिए, ये कैलकुलेशन करते थे कल्टीवेशन वगैरह की, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस करते थे, बिल्डिंग्स रिपेयर इनका काम करते थे, वाटर टैंक्स का, इरिगेशन कैनाल्स का, मेंटेनेंस का, रोड्स का, टेम्पल्स के मेंटेनेंस का, सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी लोगों के बीच में या फिर विलेजेस के बीच में। तो इसे एक चीज तो पता लग रही है कि हर विलेज में इस तरीके के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन देख रखा है ना, कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन कब से चलता आ रहा है, ये हमें पता लग रहा है। ये एंशिएंट टाइम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड रहा था। आज थोड़ा कमजोर पड़ गया है मॉडर्न पीरियड में, बट पहले वेल डेवलप्ड था। उसमें भी कई तरीके के इश्यूज थे और आज भी कई तरीके के इश्यूज हम झेल रहे हैं। तो इश्यूज हर सेंचुरी में होते हैं, वेदर इट इज हिस्ट्री और अवर मॉडर्न पीरियड। नाउ वी विल फोकस ऑन द अदर थिंग्स। ये हमारा इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। कई तरीके की इंस्क्रिप्शन है, वो ये सारी चीजें बताते हैं, बता दिए भाई सब। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो क्या है भाई? रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज्ड ग्रेट पावर। तो जो रिच लोग थे, जो रिच किसान हुआ करते थे, कौन सी कास्ट के थे वो? वेलाला कास्ट के। उनके पास पावर थी। अब किसानों के पास कोई पावर होती है नहीं, मगर ये वेलाला कास्ट जो है, इन किसानों के पास पावर थी, जमीनें थी। एंड कंट्रोल ओवर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोला गवर्नमेंट। चोला गवर्नमेंट ने जो अमीर किसान थे उनको पावर दे दी थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरीके की पावर दी, कंट्रोल दिया उनको विलेज पर। किसने? चोलाज ने। क्योंकि उन्हें टैक्स चाहिए था। अब टैक्स जो है पीजेंट तो देते ही थे, तो अमीरों को बोला गया, अमीरों आप गरीबों से लो, आप अमीर हो हम आपको कुछ गिफ्ट विफ्ट दे देंगे, आप लो दूसरों से जो आपसे छोटे। टैक्स आना चाहिए हमारे पास बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो द चोला किंग्स अवॉर्डेड देम इंपॉर्टेंट टाइटल्स एंड गेव देम इंपॉर्टेंट ऑफिसेस एट सेंटर। अब जब टैक्स देंगे वो, तो वो कुछ ना कुछ तो देंगे ना रिटर्न में, टाइटल दे देते थे, कुछ ऑफिसेस दे देते थे, कुछ सैलरी मिल जाती थी। तो ऐसी चीजें किया करते थे। अब आप सब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिख रहा है? डू यू थिंक वुमन कुड बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, व्हाई और नॉट? अब यहाँ पे वुमन के बारे में तो हमें कोई दिया हुआ नहीं है कि भाई वुमन क्या इन सभाओं की मेंबर थी, इन काउंसिलों की मेंबर थी। इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब होगी, तभी तो नहीं दिया हुआ। उन्होंने अलग से इनके बारे में बोला नहीं है, पीपल बोला है। अब पीपल में तो मैन और वुमेन दोनों आते हैं भाई, सिर्फ मैन ही नहीं वुमन भी आती है, तो वुमन भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन में हो सकती है। इसका कोई आइडिया हम अभी लगा नहीं सकते। अब चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द उत्तरामेर, ये उत्तरामेरुर जो इंस्क्रिप्शन है जो फाउंड हुई है कहां पे? तमिलनाडु में। उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये आपको टिक कर लेना है। द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर्स ऑफ अ विलेज काउंसिल वर, ये सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स। जैसे आज के समय हमारे पास कई तरह की क्वालिफिकेशन होते हैं ना, तो उस समय भी इंस्क्रिप्शन में इस तरीके के क्वालिफिकेशन दिए हुए थे कि भाई जिन लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन होंगे वही विलेज काउंसिल का मेंबर बनने के योग्य होगा, वरना उसे मेंबर हम नहीं बनाएंगे।
क्योंकि ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही देखते थे तो हर कोई इसका मेंबर बनना ही चाहता था। तो दे शुड हैव देयर ओन लैंड, अपना घर जमीन होनी चाहिए। जिसके पास घर जमीन नहीं है, जो टैक्सेस पे नहीं कर रहा है, डोंट कम टू काउंसिल। इफ यू डोंट पे टैक्सेस, तो पेइंग टैक्सेस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, or maybe owning a land. When you own a land, you will give the tax. If you don't own a land, you cannot give the tax. Because you don't have land, you don't have resources. How you should pay tax? You don't have any money to pay any taxes. The first requirement, own land and pay tax. The second requirement, to become a member of village council. ये इसमें दिया हुआ है, तो यही सारी चीजें बयान कर रहा है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। चलिए आ जाते हैं ये सारी चीजें। अब दे शुड हैव देयर ओन हाउसेस, अपने घर भी होनी चाहिए, घर जमीन जायदाद सब होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन द वेदास, वेदाओं की जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी को वेद की जानकारी नहीं है तो सॉरी टू से, बट आप विलेज काउंसिल के मेंबर नहीं बन पाओगे। ये कह रहा है उतारा मेरुर इंस्क्रिप्शन, सारी एलिजिबिलिटी वही बताता है। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 years ago। अब जो मेंबर्स है वो कितने होने चाहिए? 35 से 70 साल के बीच के होने चाहिए। अगर ज्यादा ही बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो कौन लेगा उनको? अगर कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज का पर्सन है, तो उसे क्यों लेंगे? उसके पास तो एबिलिटीज कम है कंपेयर टू द अदर, बट एक्सपीरियंस तो ज्यादा है ना। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, यहाँ पे मांग रहे क्वालिटी। क्वालिटी मैटर्स। द नेक्स्ट, they should be honest and well versed in administrative matters। तो उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और वेल वर्स्ड होना चाहिए। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वेल वर्स्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। होना चाहिए, ऑनेस्ट तो होना चाहिए, बट ऑनेस्टी प्रूव कैसे करूंगा? तो राजा जो कहता था वही ऑनेस्ट मान लिया जाता। Those who have been in committee for the past 3 years could not become members। अगर कोई कमिटी में है, 3 सालों से बैठा हुआ है और फिर बोल रहा है मैं विलेज काउंसिल में भी आना चाहता हूं, तो सॉरी टू से आप नहीं आ पाओगे। कमिटी में विलेज काउंसिल से तो जा रहे हैं, अब कमिटी में 3 साल रह चुके हो, आपको निकाल दिया है, अब आप वापस आना चाहते हो, सॉरी टू से आपको नहीं दिया जाएगा। Those who have not submitted their or their relatives accounts could not become members। अब जिन्होंने सबमिट नहीं किया है, किसको? अपने रिलेटिव के अकाउंट्स को, could not become members, वो मेंबर्स नहीं बन सकते। तो जिन्होंने अपने अकाउंट्स को सबमिट नहीं किया है, they don't have the right to become the member of विलेज काउंसिल। तो देखिए ये हमने सारी बात कर ली उत्तरमपुर इंस्क्रिप्शन की जो तमिलनाडु में बताई गई है। ये सारी कंडीशन 1, अगर आप इसे नंबर करें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। चलिए ये हमने देख ली। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और चोला का एडमिनिस्ट्रेशन तो एक तरीके से हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे आ जाते हैं ग्रांट्स एंड पेमेंट। तो चोला का एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गया, मगर उन्होंने कई तरह की ग्रांट्स भी दिए। पेमेंट्स किस तरीके की थी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आप। चलिए आ जाइए। द चोला रूलर्स ग्रांटेड लैंड टू रॉयल ऑफिसर्स। भाई राजाओं के ऑफिसर्स जो हुआ करते थे, राजाओं के दोस्त वगैरह ही होंगे, रिलेटिव ही होंगे, तो उनको तो लैंड मिलना ही चाहिए। अब चोला में तो वैसे टैक्सेस ले लेके वो लैंड को करते थे, तो उनके पास तो अपने परिवारों के लिए खूब ज्यादा लैंड था, खूब ज्यादा टैक्सेस थे, खूब ज्यादा पैसा था, तो अपने रॉयल फैमिली को ही ऑफिसर बना देते थे। ब्राह्मण्स को भी लैंड देते थे, तो ब्राह्मण्स भी तो उनकी सभाओं में होते थे, उनके सारे रिचुअल्स फॉलो करवाते थे, टेम्पल्स को देते थे ताकि उनकी वेल्थ और उनकी पावर सब जगह दिखाई जा सके। एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी देते थे ताकि उनका जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार हो और सबको वो रिलीजन मान्य हो और लोग उस रिलीजन को मानना पसंद करें। अब ब्राह्मण्स वर गिवन
ग्रांट्स ऑफ लैंड विच वर रेफर्ड टू एज ब्रह्मा दया, मतलब ब्रह्म दया, मतलब ब्रह्मांड जो है ना, ये हमारे ब्राह्मण से, ये जो ब्राह्मण लोग हैं उनको दया दे दी जाती थी। किसके द्वारा? चोला के किंगों द्वारा, कि चलो आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण दया का कंसेप्ट है हमारे पास, आपको दया मिलेगी, लैंड मिलेगा, और दे दिया जाता था। ब्राह्मण दया का कंसेप्ट यहाँ पे था भी। तो यहाँ से ये चीज आपको पता लग गई, चलिए आगे चलते, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। आ जाइए आगे। दीज वर रेंट फ्री लैंड, ये क्या थे भाई? रेंट फ्री लैंड से, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लैंड दे रहे हैं फ्री में, बस लैंड को एंजॉय करो, कोई टैक्स नहीं देना, कोई रेंट नहीं देना, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। अब गिफ्ट में कौन रेंट देता है? गिफ्ट में अगर पैसे दे दिए जाए तो गिफ्ट होता ही क्या? नहीं ना, वही यहाँ पे तरीका नहीं। दीज ब्रह्मदेव लैंड वर लुक्ड आफ्टर बाय अ सभा, अब इन ब्रह्मदेवों को देखने के लिए एक सभा भी रखी गई कि चलिए किन किन को क्या दिया वो भी, उसका एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, तो सभा इस बारे में देखेगी ताकि ब्रह्मदया का कंसेप्ट चलता रहे, हर ब्राह्मण को तो मिलना चाहिए। आखिर कितने रिचुअल करा रहा है, कुछ ना कुछ तो देंगे ना। अब यहाँ पे क्या है? टेम्पल्स आर सेड टू हैव बीन द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिए, टेम्पल ये PEL है यहाँ पे, ठीक है। तो द टेम्पल्स आर सेड टू हैव बीन द लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। अब भाई टेम्पल्स को पता नहीं क्यों इनको लैंड बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। ब्राह्मण भी सोचते थे यार ब्राह्मण हूं मैं, मेरे को ज्यादा लैंड मिलना चाहिए, इन टेम्पलों को मंदिरों बना बना के क्यों कर रहे हैं? बट ब्राह्मणों को एक चीज तो पता थी, इन टेम्पलों में से रहना कौन है? रहेंगे तो हमारे ब्राह्मण लोग ही, तो टेम्पलों में रहना ब्राह्मणों को ही। इस वजह से टेम्पलों को जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम, तो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। ये आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स कौन थे? टेम्पल्स। ये आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि चोला पीरियड में कौन लार्जेस्ट लैंड होल्डर थे, योर आंसर विल बी टेम्पल। नाउ द नेक्स्ट, ऑफन एंटायर विलेज वर गिफ्टेड टू टेम्पल, पूरा का पूरा गांव दे दो, अरे शहर दे दो, अरे पूरा राज्य दे दो, मगर टेम्पल्स को दो। तो टेम्पल्स बहुत जरूरी, इंसान जरूरी नहीं है, टेम्पल जरूरी। तो टेम्पल में आएगा कौन? इंसान। तो दीज वर रेफर्ड टू एज देवनादा, देवदाना, मतलब कि देवों को दान कर रहे हैं हम। टेम्पल में रहते कौन है? देवी देवता, तो हम देवताओं को दान किए जा रहे हैं, देवताओं को दान कर रहे हैं। देवताओं को, किन देवताओं को दान कर रहे हो? देवताओं को चला कौन रहा है? चला तो ब्राह्मण रहे ना, देखते कितने ब्राह्मणों को ही मिल रहा है। टेम्पलों को दोगे तो मिलेगा तो ब्राह्मणों को, क्योंकि चला तो वही रहे। तो लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस वाज रेफर्ड टू एज पोली चा चनन दम, ये आपको याद होना चाहिए। अब इतना ही नहीं है, कुछ जैन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको लैंड ऐसे ही दान में दे देते, डोनेट कर देते थे। शायद जैनों को मानते होंगे वो, तो डोनेट कर दिया गया। अब आगे देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब वेलान वगई was the land given to non-Brahmin individuals such as the members of the वेलाला कास्ट। तो जो वेलान वगई है ना, वो लैंड है। क्या है? वेलान वगई एक लैंड है जो नॉन ब्राह्मण इंडिविजुअल्स को दिया जाता था, सच एज द मेंबर्स ऑफ द वलाला कास्ट। तो वलाला कास्ट मैंने आपको बताया था, याद करिए, पीजेंट्स की कास्ट, जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, जिनके पास पैसा था और वो किसान थे, उनको ये वलान गई दे दिया जाता था, क्योंकि उन्हें कई तरीके के ग्रांट्स तो देते ही थे। तो शाला भोगा was the land given for maintenance of school। तो शाला भोगा, वेलान बगई, पॉलीचिनम, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये ब्रह्मदया, ये देवदाना, ये सारे कंसेप्ट जो है आपको याद होने चाहिए। देवदाना देवों को दान देते थे, टेम्पल्स को पैसा देते थे। पॉलीचना जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड देते थे। वेलन गई, वेलन जो है सही पता लग रहा है कि वेला कास्ट वाले लोगों को, जो नॉन ब्राह्मण थे, उनको लैंड देते थे। चलिए ये तो हो गया। और शाला भोगा, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए लैंड दे दिया जाता था। चलिए स्कूल खराब है, मेंटेन करना है, दूसरा लैंड पे आ जाइए और वहां स्कूल चलाइए।
अब वारफेयर फॉर वेल्थ, अरे भाई पैसा चाहिए तो वॉर तो लड़नी पड़ेगी ना, रिसोर्सेज की तो कमी है ना, तो वॉर तो लड़नी ही पड़ेगी। अब रिसोर्सेज इतने सारे हैं बट फिर भी कमी है। चोला वैसे ही इतने सारे टैक्सेस लेते थे, आप तो जानते कितने सारे टैक्सेस लिया करते थे चोला। चोला एक नहीं कई तरीके की टैक्सेस लेते थे। अब जब इतने सारे टैक्सेस लेंगे पैसा तो होगा ही, बट फिर भी ग्रीड, इंसान की ग्रीड बहुत बड़ी होती है। अब ग्रीड के लिए क्या चाहिए भाई, ग्रीड के लिए हमें वॉर लड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। ये हम वॉरफेयर देख रहे हैं, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। पैसे की लड़ाइयां हो रही है, पैसे के लिए आज भी वही होती है, पैसे के लिए इंसान लड़ता है। तो रूलिंग डायनेस्टी दो बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑल्सो ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज। तो जो रूलिंग डायनेस्टीज थी ना वो स्पेसिफिक रीजन पे बेस्ड हुआ करती थी ऐसी थी, मगर ऑल्सो वो कंट्रोल करना चाहती थी अदर एरियाज। तो मान लो कोई एक रीजन है, वहां पे एक डायनेस्टी है, अब वो डायनेस्टी क्या बोलती है भाई कि भाई हमारी ये डायनेस्टी है, हमारे पास में थोड़ा सा एरिया है जो कोई और संभाल रहा है, तो ना इसको हम हथिया ले। तो एरिया जो है दूसरा कंट्रोल करना चाहते थे वो, जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वहां की वो सारी। अब आगे देखिए, द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली इज अ प्राइज्ड एरिया। जो कन्नौज की सिटी है ना गंगा वैली में, वो एक प्राइज्ड एरिया है। क्या है, एक प्राइज्ड एरिया, वहां पे प्राइस वाइज रखी गई है। टू गेट कंट्रोल ओवर विच रूलर्स बिलोंगिंग टू द, तो जो सिटी ऑफ कन्नौज है गंगा वैली में वो एक प्राइज्ड एरिया, वहां पे खूब ज्यादा प्राइजेज होगी। तो टू गेट कंट्रोल विच रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉर सेंचुरी। तो गंगा वैली में कन्नौज में कोई प्राइज्ड एरियाज होंगे जिनकी बहुत ज्यादा प्राइस होगी, उन एरियाज की कई सारी के मिनरल्स वहां पे मिलते होंगे। तो उसके लिए कौन कौन लड़ा, बहुत से लड़ गए, ये गुजारा प्रतिहारा लड़ गए, राष्ट्रकूटा लड़ गए, इसका मैंने बताया था नागाभाटा अभी ऊपर आया था किंग, और पाला डायनेस्टी वेस्ट बंगाल की डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा तो हमने देख लिया डेक्कन का। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी डायनेस्टी कौन सी जगह पे थी इंडिया में, फॉर पैसे के लिए, पैसे की लड़ाई है भाई, हर कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वही राज करना जरूर चाहेगा। अब सिंस देयर वर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट एज त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो हिस्टोरियंस क्या कहते हैं इसको, भाई त्रिपार्टाइट स्ट्रगल था, गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला लड़ते रहते थे, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। तो त्रिपार्ते स्ट्रगल हिस्टोरियंस ने इन्हें नाम दे दिया, वे तीनों लड़ रहे थे, तीनों की स्ट्रगल चल रही थी। ठीक है, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। अब रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जैसा ही मैंने बताया था, रूलर अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े टेम्पल बनाए, टेम्पल से उनकी पावर पता लगती थी। इसी वजह से तो तमिलनाडु में कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, आप तो जानते हैं, हर किसी का अलग स्ट्रक्चर है, अलग आर्ट है। Hence, when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich. तो जैसा मैंने बताया था, टेम्पल्स को ही सबसे पहले टारगेट किया जाता था उनके लिए। क्यों? क्योंकि टेम्पल से ही उनको सारे पैसे मिलते थे। तो टेम्पल्स बहुत ज्यादा रिच थे भाई, उनको लैंड ग्रांट देते थे। मैंने बताया ना, चोला के टाइम पे क्या था, सबसे ज्यादा टेम्पलों को ही देते थे, तो टेम्पल सबसे ज्यादा रिच होते थे, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लैंड होल्डर थे कौन, टेम्पल, क्योंकि ब्राह्मण से तो सारी की सारी चीजें कराया करते थे उनकी, इसी वजह से ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि टेम्पल वाला गुजर पतिया थी पार्ट स्ट्रगल का, आप याद रखिएगा इन तीनों की स्ट्रगल। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ऑफ अफगानिस्तान। उसके बारे में अब हमें क्या करनी है, अब हमें बात करनी है। तो इस टॉपिक के बारे में हम कब बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट में। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया भाई कि इस तरीके से लड़ाइयां हो रही थी, और ये सारे वेलफेयर जो है किसके लिए हो रहे थे, ये सारे वेलफेयर हो रहे थे वेल्थ के लिए। इफ यू हैव वेल्थ
you can create other things. So it is the nature of temples to create more and more wealth. तो ये हमारा यहाँ पे हो गया. अब बाकी जो हमारा है ये हम कब करेंगे, हमारे नेक्स्ट पार्ट. ये वाला पैराग्राफ जो है महमूद गजनी का, अफगानिस्तान का, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी हमने ऊपर देखा था महमूद ऑफ गजनी के बारे में, अब वापस हम देखेंगे. तो अब हम इसे हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.